हेलो एवरीवन। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उन लोगों का सबका स्वागत करता हूं जो आरबीआई ग्रेड बी या इवन नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का। आज मैं आपको इस वीडियो में 3 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा। पीएम प्रणाम योजना, पीएम कुसुम योजना और मिष्टी योजना। ये गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको एक एक्सपोजर दिया जा सके कि एग्ज़ाम में जो स्कीम्स हैं आपको किस तरह से पढ़नी होती हैं। यही डेप्थ और यही लेवल आपको हमारे पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा। मैं अपने पेड कोर्स की जानकारी आपको दे देता हूँ। 17 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट है। 10,000 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करेंगे GGCA, पूरा कैपिटल में, बीच में कोई स्पेस नहीं है, GGCA, ठीक है। GG मतलब गौरव गर्ग, जो कि मेरा नाम है, CA मतलब करंट अफेयर्स, GGCA। तो आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 17 तारीख को बैच स्टार्ट है और इसमें हम लाइव बैच है, मतलब पूरी क्लासेस लाइव होंगी। अगर आप कोई क्लास मिस कर देंगे तो आप उसे बाद में आराम से फुल HD में, फुल हाई डेफिनेशन में प्री रिकॉर्डेड देख सकते हैं और कितनी भी बार आप क्लास को देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें हम बहुत ही डेप्थ में जो एग्ज़ाम का लेवल है उस लेवल पर पढ़ाएंगे। जो स्टडी आई क्यू क्वालिटी आप जानते हैं उस क्वालिटी में हम आपको पढ़ाएंगे। तो नीचे मैंने बाय लिंक दे दिया है, या फिर जो इस थंबनेल के ऊपर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इवन अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो नाबार्ड का मॉड्यूल भी आपको आरबीआई ग्रेड बी में ही ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पीएम प्रणाम, पीएम कुसुम और मिष्टी स्कीम। तो सबसे पहली योजना जो हम पढ़ेंगे आज वो है मिष्टी योजना। यहाँ पे मिष्टी योजना की एक फुल फॉर्म है, वो क्या? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। तो ये जो योजना है ये है मिष्टी योजना। अब जो मिष्टी योजना है, क्या जब आप कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं तो क्या आपको उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी होती है? तो आंसर है नहीं, आपको उसकी फुल फॉर्म याद नहीं रखनी होती, खास तौर पे अगर वो इतनी लंबी फुल फॉर्म है। तो मिष्टी योजना हमने इसलिए शुरू करी है जिससे हम जो मैंग्रोव के पौधे हैं उन्हें भारत की कोस्टलाइन पे लगाएं। हमारी, आप जानते हैं, 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, राइट, रफली। और बहुत सारे भारत के स्टेट हैं, मतलब गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक हमारी कोस्टलाइन है। तो पश्चिम तट की बात करें अगर, तो गुजरात, फिर यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है हमारी। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारे कोस्ट हैं उनके पास मैंग्रोव पेड़ लगाए जाएं। और यानी कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो ईस्टर्न कोस्ट है, दोनों पे मैंग्रोव लगाए जाएं। तो मैंग्रोव इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, राइट? पहले ये समझते हैं। इससे पहले मैं योजना की तरफ बढ़ूँ, पहले हम थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहले मैंग्रोव क्या होते हैं समझिए। मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में पाए जाते हैं दुनिया में। तो ये जो मैंग्रोव होते हैं ये जनरली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है। वैसे भी आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे रेनफॉल ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि वहाँ पर दिन के समय जब सूरज निकलता है तो जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, और इसलिए दोपहर के समय या थोड़ा सा लेट आफ्टरनून में वहाँ पे जनरली रेनफॉल रहती है। तो 1,000 से 3,000 mm के आसपास हाई रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं मैंग्रोव। और यहाँ पे जनरली टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, 26 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैंग्रोव जो होते हैं ये प्लांट बहुत ही टफ कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ये जहाँ पे सॉल्ट होता है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स अगर आप उनको सॉल्ट में डाल देंगे तो वो मर जाएंगे, राइट? क्योंकि ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं। तो जो इसी तरह से अगर आप किसी इंसेक्ट को भी पानी में डाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो लेकिन मैंग्रोव जो होते हैं वो सॉल्ट कंडीशन में, वाटर लॉग्ड सॉइल में, हाई सैलिनिटी, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह आते हैं, टाइड्स आते हैं, उन एरियाज़ में भी सर्वाइव करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। और यहाँ से मान लीजिए अगर कोई सुनामी आता है और वो हमारे जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आता है, तो ये मैंग्रोव्स उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, राइट? क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट के पास होते हैं। फिर जो मैंग्रोव होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंक का काम करते हैं, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, कार्बन को निकालते हैं, दूर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए आवास का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, उनको भोजन देते हैं, राइट? ये पानी को फिल्टर करते हैं, यानी वाटर क्वालिटी को एनहांस करते हैं।
जो एनिमल्स हैं उनके लिए फॉडर का भी काम करते हैं। कई बार जब मैंग्रोव होते हैं हम उन्हें एनिमल्स को भी खिला सकते हैं ज़मीन पर लाकर। टिम्बर वगैरह के सोर्सेज भी होते हैं ये। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए ये इनकम जनरेट भी करते हैं। पक्षियों वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक सबसे जो मेन काम है वो है इनका प्रोटेक्शन। ये कोस्टल इरोजन को रोकते हैं। कोस्टल इरोजन कैसे? जब बार बार लहरें आके यहाँ से टकराती हैं कोस्ट से तो कोस्टल इरोजन होता है, क्योंकि ये बीच में एक बाधा का काम करते हैं। इसीलिए मैंग्रोव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सुनामी की स्पीड को भी ये बहुत ज़्यादा कम करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ये देखिए, भारत में ये मैंग्रोव्स जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दी है लोकेशन। आपको बताना है इनमें से सही मैच कौन सा किया हुआ है। तो चोराव आइलैंड के जो मैंग्रोव हैं वो अंडमान निकोबार में होते हैं। बारातंग आइलैंड के जो मैंग्रोव होते हैं वो गोवा में हैं। पीचावरम मैंग्रोव जो हैं वो तमिलनाडु में हैं, और भीतरकनिका मैंग्रोव जो हैं वो ओडिशा में हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। आइए एक एक करके देखते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो ओडिशा में है, ये बिल्कुल ठीक है। ओडिशा में खास तौर पे जो केंद्रपाड़ा है वहाँ पे काफ़ी मैंग्रोव्स हैं, और भीतरकनिका में एक नेशनल पार्क भी है। ये मैंग्रोव वाला एरिया है, ये बिल्कुल ठीक है। पीचावरम के जो मैंग्रोव हैं वो तमिलनाडु में हैं, यस ये भी ठीक है, क्योंकि पीचावरम के जो मैंग्रोव हैं अभी अभी रामसर साइट भी बने हैं। अगर आपको याद हो, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। बारातंग आइलैंड के जो मैंग्रोव हैं ये अंडमान निकोबार में हैं, और जो चोराव आइलैंड के मैंग्रोव हैं ये गोवा में है। तो ये उल्टा है एकदम, तो ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 2 पेयर मैचिंग है, सिर्फ 1 पेयर मैचिंग है, 2 से ज़्यादा पेयर मैचिंग है, या कोई भी पेयर मैच नहीं है। तो 2 पेयर मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो भारत में कौन कौन से सबसे फेमस मैंग्रोव हैं? सुंदरबन मैंग्रोव हैं जो भारत में सबसे बड़े हैं, और दुनिया में भी एक ही जगह पे जो मैंग्रोव हैं उनमें सबसे बड़े हैं सुंदरबन। ये बंगाल और बांग्लादेश में हैं। फिर गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स हैं, जहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, उनका डेल्टा है, एक तो है ब्राह्मणी और एक है बैतारनी। ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे हैं भीतरकनिका मैंग्रोव्स। इज दैट क्लियर? फिर गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत ज़्यादा है मैंग्रोव्स। और पीचावरम मैंने आपको बता दिया, पीचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु के कडलोर जिले में आते हैं। फिर महाराष्ट्र में थाने क्रीक जिसे बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैंग्रोव हैं। थाने क्रीक भी एक रामसर साइट बनी है रिसेंटली, और यहाँ पे फ्लेमिंगो बर्ड भी बहुत आते हैं, जिसके लिए जगह बहुत मशहूर है। और बारातंग आइलैंड और चोराव आइलैंड, जहाँ पे चोराव आइलैंड है गोवा में, वहाँ पे कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जैसे मांडोवी नदी, जुआरी नदी, चापोरा नदी इत्यादि। तो ये हैं हमारे इंडिया के मैंग्रोव्स। अब अगर मैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की बात मानूं तो दुनिया के 113 कंट्री ऐसे हैं जहां पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं, और ये 15 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जमीन कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव हैं वो एशिया में हैं। ठीक है, एशिया, खास तौर पे इंडोनेशिया में, और फिर अफ्रीका में है दूसरे नंबर पे। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं, दुनिया के 40% मैंग्रोव सिर्फ 4 कंट्री में हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी मैंग्रोव हैं 19% इंडोनेशिया में है। फिर ब्राज़ील में है 9%, नाइजीरिया में 7% और मैक्सिको में 6%। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ही जगह पे मैंग्रोव यानी सिंगल पैच ऑफ फॉरेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो सुंदरबन है। सुंदरबन से ज़्यादा मैंग्रोव एक ही जगह पे इंडोनेशिया में भी नहीं है। हाँ, इंडोनेशिया में टोटल नंबर ऑफ मैंग्रोव इंडिया से ओब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडोनेशिया में फैले हुए हैं मैंग्रोव। एक सुंदरबन जो है वो एक ही जगह पे है। तो एक ही जगह पे अगर मैं मैंग्रोव का सबसे बड़ा इलाका, सबसे बड़ा एरिया देखूं तो वो सुंदरबन है। इसलिए सुंदरबन को दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर लगातार मैंग्रोव्स हैं बांग्लादेश और इंडिया। और सुंदरबन को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे खास तरह के पेड़ होते हैं जिन्हें सुंदरी ट्रीज बोलते हैं। तो सुंदरी ट्रीज के नाम पे इसका नाम सुंदरबन रखा है, और सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, अब इंडिया की बात करते हैं, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो है मैंग्रोव्स कितने हैं। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है भारत सरकार की, ऑफिशियल 2021 में आई थी लास्ट टाइम, जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे भारत का जो भूभाग है यानी जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15%, और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पूरे इंडिया में जितना भी हमारा एरिया है जोग्राफिकल एरिया, उसमें कितना एरिया ऐसा है जहां पे मैंग्रोव है, तो आंसर है 0.15%। इंडिया में अगर इंपॉर्टेंट मैंग्रोव पेड़ों की बात करें तो एविसीनिया, राइजोफोरा,
कम से कम 2-3 आपको पता होने चाहिए, जैसे एविसीनिया और राइजोफोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मैंग्रोव हैं। इसके अलावा सोनेरिशिया, एविसीनिया एल्बा, एक एविसीनिया ऑफिशियनलिस है और एक एविसीनिया एल्बा है, फिर ब्रूगिएरा, तो ये सारे मैंग्रोव ट्रीज हैं इंडिया में। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सही ऑर्डर क्या है मैंग्रोव कवर का, यानी भारत के ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत में किस राज्य में मैंग्रोव सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है, फिर तीसरे और फिर चौथे। तो सही ऑर्डर क्या है? तो पहले में तो आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल है, तो वो तो कॉमन है सब में, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद 3 ऑप्शन है यहाँ पे, एक है गुजरात, एक है आंध्र प्रदेश और एक है अंडमान एंड निकोबार। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे टेबल देखते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। ये है टेबल, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की टेबल है, भारत सरकार की ऑफिशियल। तो आप इसमें देख सकते हैं, हम भारत के अगर 12 सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाले स्टेट या यूनियन टेरिटरी देखें तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। वेस्ट बंगाल में 2114 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, यानी भारत के ऑलमोस्ट 45% जो मैंग्रोव्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है। दूसरे नंबर पे है गुजरात, मैंने आपको गल्फ ऑफ कच्छ बताया था, तो गुजरात में है 1175 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे नंबर पे गुजरात है। तीसरे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे है 616 स्क्वायर किलोमीटर, और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश 405 स्क्वायर किलोमीटर। तो वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात होगा, फिर अंडमान होगा, तो वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात, फिर अंडमान, फिर आंध्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो अब भारत के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन भी हमने अपडेट किए हैं, तो इसमें भी मैंग्रोव हेल्प करेंगे। मैंने आपको बताया था मैंग्रोव जो होते हैं वो आम पेड़ों के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कार्बन को कम करते हैं। और हमारा जो अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो हमने अपडेट किया वो क्या कहता है, 2030 तक भारत को अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी की वो 45% कम करनी है, 2005 में जो लेवल था उससे। ठीक है, हमने बढ़ा दिया था ये एमिशन इंटेंसिटी कम करने का जो टारगेट था, अब हमें 45% हमारी एमिशन इंटेंसिटी कार्बन की कम करनी है। फिर भारत में 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आनी चाहिए 2030 तक, और हमें 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल बनानी है 2030 तक। इसके अलावा ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत को 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है 2030 से, और यह संभव हो पाएगा अगर हम एडिशनल फॉरेस्ट क्रिएट करें। एडिशनल फॉरेस्ट कैसे क्रिएट होंगे, जब हम पेड़ों को लगाएंगे, और इसी के लिए है मिष्टी स्कीम। तो मिष्टी स्कीम में हम क्या करेंगे, मिष्टी स्कीम में हम जो मैंग्रोव्स हैं उनको प्लांट करेंगे, उनको लगाएंगे। एक बात याद रखिए, मिष्टी योजना के लिए ना कोई अलग से फंडिंग नहीं की इस बार बजट में, अलग से कोई फंडिंग नहीं है इसके लिए कि भाई इतना पैसा एलोकेट किया है। तो मिष्टी योजना में जो पैसा आएगा वो कैंपा फंड से आएगा। कैंपा फंड होता है जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लो आपको कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगानी है उस एरिया में, राइट, और उस एरिया में आपको जो इंडस्ट्री लगानी है तो वहाँ पे आपको 1 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। तो सरकार ये कहती है ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे लगा लो, लेकिन फिर ये जो 1 लाख पेड़ हैं कहीं और लगा दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी अगर कहीं पे आपने पेड़ काटे तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप दूसरी जगह पे पौधारोपण कर दो। पौधारोपण करने को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कर दो, और इसके लिए जो फंड बनाया भारत सरकार ने उसको कैंपा फंड बोलते हैं, यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये चलाती है कैंपा फंड। और जो पेड़ लगाने का काम है आप मनरेगा में कवर कर सकते हो। मनरेगा में गरीब लोगों को गांव वाले एरिया में 100 दिन का रोजगार मिलता है एश्योर्ड 1 साल में। तो उसमें काम लगाने में जब आप काम दो तो पेड़ लगाने का काम दे दो, मैंग्रोव लगाने का काम दे दो। और एक बार जब आप मैंग्रोव का पौधा लगाते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा पेड़ वो बन जाता है। मैंग्रोव काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड से पैसा उसमें आएगा मिष्टी योजना में। एक बात आपको और बता देता हूँ कि अभी COP27 हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जिसको हम UN क्लाइमेट समिट भी बोलते हैं। तो 27वां अधिवेशन उसका हुआ था अभी, COP27। कहाँ हुआ था COP27? ये शर्मल शेख में हुआ था। एक शहर है शर्मल शेख जो इजिप्ट में है, वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे वो कंट्रीज जिनमें मैंग्रोव काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं या जो उनको कंजर्व करना चाहती है, उन्होंने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, और ये इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है ये किसने स्टार्ट किया था? 2 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, एक तो है UAE और एक है इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया दुनिया के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इंडोनेशिया में होते हैं, टोटल 19% मैंग्रोव इंडोनेशिया में होते हैं। तो UAE और इंडोनेशिया वो कंट्री हैं जिन्होंने
ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट स्टार्ट किया और इसको दूसरे कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया, जैसे इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन वगैरह। तो इंडिया ये रियलाइज़ करता है कि जो मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, तो इसी के लिए मिष्टी योजना स्टार्ट की है। इसमें हम मैंग्रोव्स लगाएंगे, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं अपनी दूसरी योजना पे, और हमारी जो दूसरी सरकारी योजना जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। देखिए वैसे तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना पुरानी है, राइट, लेकिन अभी ये न्यूज़ में आई है क्योंकि आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2023 की न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि ये अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाई, और टारगेट पूरे नहीं कर पाई वो मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताऊंगा क्या हमारे टारगेट हैं इस योजना के। टारगेट पूरा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कोविड आ गया था, तो 2 साल तो उसी में निकल गए, 2 से 3 साल तो उसी में निकल गए, राइट। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या? देखो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यानी हमें किसान को जो है उसकी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी देनी है उसे, एवं उत्थान महाअभियान यानी किसान के पास जो एनर्जी अवेलेबल है, जो बिजली अवेलेबल है, हमें उसको बढ़ाना है, उसमें उत्थान करना है। उत्थान मतलब वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है। इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना को? प्रधानमंत्री कुसुम योजना को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मैंने आपको बताया था ये मंत्रालय नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम भी चलाता है। तो इसमें हम करना क्या चाहते हैं इस योजना में? देखो आप जानते हो कि कोई भी फार्म हाउस होता है, खेत होता है, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें पौधों को पानी दिया जाता है, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं या सिंचाई बोलते हैं। अब ये जो पानी दिया जाता है ये पंप से दिया जाता है ना, पंप, एग्रीकल्चर पंप। तो क्यों ना ये जो पंप है हम सोलर पंप लगा दें। तो एक तो इस योजना में ये हम करते हैं कि किसानों को बोलते हैं आप सोलर पंप लगा लीजिए। फिर क्या हम किसानों को ये बोल सकते हैं कि छोटे छोटे सोलर प्लांट लगा लो, बहुत ही छोटे छोटे। भाई आपको मान लो अब सोलर पंप लगाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो सोलर एनर्जी आप खुद ही सोलर प्लांट लगा लो छोटा सा एक अपने खेत पे। वहीं आपकी कोई छत होगी, कोई एक क्योंकि खेतों पे एक कमरा तो होता ही है, तो उसी कमरे के ऊपर जो है आप छत पे सोलर प्लांट लगा लो छोटा सा, राइट। हम सपोर्ट आपको करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे, तो वो सब हम उसमें करेंगे। तो इसमें हम किसानों को यही कहते हैं कि आप सबसे पहले तो सोलर कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने में योगदान दीजिए, ठीक है। सरकार सोलर कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है और हम सोलर पावर जनरेट ज़्यादा करना चाहते हैं, और किसानों को हम ये चाहते हैं कि सोलर पंप जो है वो उसको लगाएं। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट मतलब ये है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में हम ये चाहते हैं कि हम 3 काम करें। इनको बोलते हैं कंपोनेंट ए, बी और सी। तो ये शॉर्ट में देखते हैं ये 3 कंपोनेंट क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप तीनों कंपोनेंट को समझ लेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि हम इसके टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाए। देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना जब स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 में स्टार्ट हुई थी। ये एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मार्च 2019, बस आप 2019 याद रखो, इतना काफ़ी है, ठीक है। 8 मार्च 2019, 8 मार्च को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। तो 2019 में स्टार्ट हुई और इसके क्या टारगेट थे? तो सबसे पहला है कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए में हमारा ये था कि भाई देखो हमें 10,000 मेगावाट सोलर पावर भारत में लगानी है, और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे किसानों को कि आप छोटे छोटे सोलर प्लांट लगा लो, अपनी घर के छत पे लगा लो। तो इनकी कैपेसिटी सिर्फ 500 किलोवाट से 2 मेगावाट होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन लगाएगा ये 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट के बहुत ही छोटे सोलर पावर प्लांट अपनी छत पे? किसान लगा सकते हैं, पंचायत मिलकर लगा सकती हैं, कोऑपरेटिव्स संगठन, सहकारी संगठन, किसान उत्पादक संगठन जिन्हें बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एफपीओ। और ये आप बंजर भूमि पे लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई आपका जो खेत है उसमें उपजाऊ जमीन है वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। या तो आप छत पे लगा लो, वहीं खेत पे अगर कोई कमरा बना हुआ है उसकी छत पे लगा लो, या आप खेत में जो बंजर भूमि है वहाँ लगा लो। तो 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के आप सोलर प्लांट लगा लो छोटे छोटे। और टोटल हमें कितने लगाने हैं? हमें टोटल 10,000 मेगावाट के बराबर कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। ये था कंपोनेंट ए। क्या हम इसमें सफल हो पाए? तो ये एकदम लेटेस्ट डेटा है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। कंपोनेंट ए में हमारा टारगेट कितना था? हमारा टारगेट था 10,000 मेगावाट। हम कितना अभी तक अचीव कर पाए हैं? हम सिर्फ 4900 मेगावाट अचीव कर पाए हैं, यानी आधा भी अचीव नहीं कर पाए कंपोनेंट ए का टारगेट। इज दैट क्लियर? हम कंपोनेंट ए का जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाए। हम सिर्फ 4,913 मेगावाट अचीव कर पाए हैं, 10,000 का हमारा टारगेट था, और ये 28 फरवरी 2023 तक का डेटा है, ठीक है।
आइए अब बात करते हैं कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में हमने ये कहा हमने टारगेट ये रखा किसानों को कि आप 20 लाख ऑफ ग्रिड मतलब होता है जहां पे ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लो कहीं पे आप बिजली बनाते हो अगर, तो ग्रिड से कनेक्टेड है तो आप सीधे भारत सरकार को दे सकते हो। तो आप कंपोनेंट बी ये कहता है कि हमें 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं। इनकी क्षमता 7.5 हॉर्स पावर तक होगी और ये ऑफ ग्रिड एरिया में लगेंगे। ऑफ ग्रिड ये है। अब ये ऑफ ग्रिड एरिया में क्यों लगेंगे? देखो, अगर ग्रिड वाले एरिया में लगेंगे तो किसान ये कहेगा सरकार को कि सोलर पावर तो आप करो ना मुझे प्रोवाइड, क्योंकि ग्रिड कनेक्टेड है, तो ग्रिड से सोलर पावर मेरे पास भेज दो, क्या दिक्कत है। लेकिन उन एरिया में क्या करें जहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे मतलब सरकार नहीं दे सकती ना। मान लो कोई खेत एकदम आइसोलेटेड है, उस पर कोई बिजली की तार है ही नहीं वहां पे, तो सरकार सोलर पावर बना भी लेगी अगर, तो भेजेगी कैसे किसान के पास? तो जो ऑफ ग्रिड वाले एरिया है ना, आप वहां पे 7.5 हॉर्स पावर तक के आप सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगा लो। ठीक है, तो ऑफ ग्रिड एरिया में। तो दूसरा ये था। तो ये सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप क्या होंगे? ये वहीं की वहीं सोलर बिजली बनाएंगे और वहीं की वहीं एग्रीकल्चर पंप में उसको दे देंगे। ग्रिड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। तो ऑफ ग्रिड एरिया में 20 लाख हमें सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं और इनकी क्षमता एक पंप की होगी 7.5 हॉर्स पावर। कितना हम लगा पाए? आइए कंपोनेंट बी में देखते हैं हमारी क्या प्रोग्रेस है। तो हम अभी 9 लाख के आसपास हमने सैंक्शन किए हैं पंप, है ना। 9,53,791। हमारा टारगेट कितने का था? 20 लाख। यानी कंपोनेंट बी भी हम 50% भी अचीव नहीं कर पाए। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में हमने ये कहा आपने एग्रीकल्चर पंप लगा लिए, अच्छी बात है। अब एक काम करो, इसको ग्रिड से जोड़ दो, यानी सोलराइजेशन कर दो। तो उससे क्या होगा? क्योंकि यहां पे ग्रिड अवेलेबल है तो सरकार सोलर पावर आपको दे देगी। उस सोलर पावर से आप इसे चलाओ, यानी आपको सोलर पावर से चलने वाले पंप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी है। आप नॉर्मल एग्रीकल्चर पंप जो लगे हुए हैं उन्हें सोलर पावर से चलाओ, और क्योंकि यहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी है, ये ग्रिड कनेक्टेड है, तो सोलर पावर सरकार आपको देगी। तो हमें हमें कितने एग्रीकल्चर पंप हैं जिनको सोलर पावर से जोड़ना है? हमें 15 लाख है। ठीक है, तो 15 लाख हमें एग्रीकल्चर पंप हैं जिनको सोलर ग्रिड से जोड़ना है। तो ये हमारा कंपोनेंट सी था। हम कितना अचीव कर पाए आइए देखते हैं। ये 28 फरवरी तक का डेटा है सरकार का। हम इसमें सिर्फ 1.5 लाख के आसपास जो हैं वो कर पाए हैं। ठीक है ना, तो बस इतना कर पाए हैं और हमें 15 लाख करना था। तो बहुत ही हम ऑब्वियसली पीछे जो है इसमें चल रहे हैं। तीनों कंपोनेंट में हम पीछे चल रहे हैं। तो जब तीनों कंपोनेंट में पीछे चल रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार 3 साल के लिए बढ़ा देगी। अब ये योजना 2026 तक चलेगी। 2026 मतलब 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी। और स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 8 मार्च 2019 को। तो ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, अब इसमें किसानों की हम हेल्प कैसे करेंगे? मान लो कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट बी में हम क्या कह रहे हैं? कंपोनेंट बी में हम ये कह रहे हैं किसान को आप सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप लगा लो ऑफ ग्रिड एरिया में। ठीक है, सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप लगा लो। लेकिन किसान कहेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं? क्योंकि सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पंप काफ़ी महंगे आते हैं। तो सरकार ने ये कहा ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, हम समझते हैं। देखो, 30% आपका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, 30% आपका पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे देगी सब्सिडी के रूप में, यानी ये आपको देना ही नहीं है। समझ में आया? आपको सिर्फ 40% देना है। अब किसान कहेगा मेरे पास 40% भी नहीं है, तो सरकार ने कहा एक काम करो, 40 में भी सिर्फ 10 दे दो, 30% लोन करवा देते हैं आपका, ये बाद में आराम से देते रहना। यानी कि किसान को कितना देना है? किसान को 30% छूट तो केंद्र सरकार ने दे दी, 30% छूट स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी, है ना, और 40% देना है। और 40 में भी अभी तो जेब से निकाल के सिर्फ 10% देना है। तो नाउ अभी राइट नाउ आपको सिर्फ 10% देना है, 30% सरकार लोन दिलवा देगी बैंक से। तो ये है योजना प्रधानमंत्री कुसुम। तो हम इसमें कैसे सपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी केंद्र सरकार 30% देती है। जितना भी एग्रीकल्चर पंप का कॉस्ट है 30% देती है केंद्र सरकार। ठीक है, या मान लो सोलर वो लगाना है, मैंने बताया था ना छोटे 500 जो किलोवाट से लेके, और जो हमारा कंपोनेंट ए था, है ना, प्रधानमंत्री कुसुम का जो हमारा कंपोनेंट ए था, हमने उसमें क्या कहा था? 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा लो छोटा सा। तो ये सब पैसा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देना पड़ेगा किसानों को। तो हम 30% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट देगी 30% अपनी तरफ से सब्सिडी,
अब बचा 40, तो 40 किसान को देना है। 40 में भी 10% सिर्फ किसान को देना है, 30% उसे जो है लोन के रूप में बैंक फाइनेंस मिल जाएगा। समझ में आया? इतना ही नहीं, अगर किसान ऐसे एरिया में रहता है जैसे सिक्किम में, मतलब हिमालयी राज्य में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी वगैरह में रहता है, तो केंद्र सरकार 30 नहीं बल्कि 50% दे देगी। तो 50% सब्सिडी यहां मिल गई, 30% स्टेट गवर्नमेंट से मिल गई, कितना बचा? सिर्फ 20, और 20 में भी 10 आपको अभी देना है, 10 आपको लोन मिल जाएगा। तो बहुत आसान कर दिया किसानों के लिए, राइट? तो ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसान ने बिजली बनाई 2 मेगावाट, है ना, उस आपने कहा ना 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का छोटा सा सोलर प्लांट लगा लो। चलो किसान ने 2 मेगावाट लगा लिया, अब उसके खेत में तो यूज हुई सिर्फ 1 मेगावाट, बाकी 1 मेगावाट का किसान क्या करेगा? वेस्ट हो जाएगी? नहीं। तो इसमें 25 साल के लिए पहले से ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो सरकार से कि जो पावर जनरेट होगी वो लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीद लेंगी, जिन्हें डिस्कॉम कहा जाता है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिस्कॉम, यानी बिजली वितरण कंपनियां, वो किसानों से बिजली खरीद लेंगी। इज दैट क्लियर? तो ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए अब हम आते हैं तीसरी योजना पे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारी केंद्र सरकार का जो फर्टिलाइजर होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है। जो उर्वरक होता है, जो जो रासायनिक खाद होती है, फर्टिलाइजर बोलते हैं जिसे, तो ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये इसे चलाता है। इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। और यही मंत्रालय जो है केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारी दवाइयां होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो इसी के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये हेल्थ केयर और किसानों के लिए। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ती है जो अरबों रुपए में होती है। मैं बताऊंगा कितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी हम देते हैं। तो केंद्र सरकार क्या कहती है? देखो, केंद्र सरकार अब किसानों को तो कहेगी नहीं कि भाई फर्टिलाइजर सब्सिडी देना बंद कर रहे हैं, तो वो लोकप्रिय नहीं रहेगी फिर। तो पीएम प्रणाम में क्या करा है, आइए समझते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। पीएम प्रणाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, अगेन ये फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आप देखेंगे अभी जो मौजूदा सरकार है वो जब भी कोई स्कीम निकालती है तो उसकी बहुत लंबी फुल फॉर्म होती है, और वो फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम हमारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को ये कह रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर के विकल्प जो हैं उनको प्रमोट करिए, है ना। और जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं जैसे यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश के जो एनपीके फर्टिलाइजर वगैरह, ये सब जो हम यूज करते हैं उनका बैलेंस्ड यूज प्रमोट करिए। यानी हमने, केंद्र सरकार ने क्या करा है, राज्यों के ऊपर डाल दिया। जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, आप एक काम करिए, किसी भी तरह से ना फर्टिलाइजर का यूज कम करवाइए। अब राज्य कहिए इसमें मेरा क्या फायदा है? तो फायदा मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसने कहा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप अपने किसानों को जागरूक करिए। तो यूपी सरकार कहेगी भाई क्या जागरूक करें बताओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप किसानों को यह कहिए कि देखिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करिए। अब किसान पूछेंगे अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम कम करेंगे तो हमारी तो पैदावार कम हो जाएगी, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो आप एक काम करिए फिर, स्टेट गवर्नमेंट को कहा, यूपी गवर्नमेंट को, आप किसानों को ये बोलिए कि परंपरागत कृषि योजना जो हमारी चल रही है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, जैविक खेती करिए। एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आती है जिसमें हम जीव अमृत, बीज अमृत ये सब यूज करते हैं, वो यूज करिए। प्राकृतिक खेती करिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, तो इसमें फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज ये भी देखी गई है कि किसान जितना फर्टिलाइजर चाहिए होता है उसे ज्यादा ही डालते हैं, कम नहीं डालते। तो आप वो भी बताइए, उनको जागरूक करिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो क्या होगा? ऐसे अगर आप करेंगे तो यूपी में फर्टिलाइजर जो है उसका इस्तेमाल कम होगा, है ना। क्योंकि सरकार इतने एफर्ट कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है, ऑर्गेनिक खेती प्रमोट कर रही है, जैविक खेती प्रमोट कर रही है, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट कर रही है, तो फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल होगा। फर्टिलाइजर इस्तेमाल अगर कम होगा तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का पैसा बचेगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो पहले यूपी के अंदर टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी देती थी 10,000 करोड़ साल में का। अब क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए तो उसे सब्सिडी कम देनी पड़ रही है। तो मान लेते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी अब हो गई 5,000 करोड़, आधी हो गई। यानी केंद्र सरकार को कितना पैसा बचा? 5,000 करोड़, है ना। तो जितना भी पैसा बचेगा, बचेगा कितना? 5,000 करोड़ बच गया, उसका 50% हम यूपी गवर्नमेंट को ग्रांट के रूप में दे देंगे।
यानी 5,000 करोड़ जो बचा, इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी को दे देगी एक इनाम के तौर पे। यानी ये आपको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब ये 5,000 करोड़ का आधा कितना हुआ? 2,500 करोड़। चलिए, तो अब यूपी गवर्नमेंट को कितना मिल गया सरकार से? 2,500 करोड़ रुपए का इनाम। इसको यूपी गवर्नमेंट कहां खर्चेगी? तो ये 70-30 का रेशो होगा इसमें। जितना पैसा यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा उसका 70-30 का रेशो होगा। और ये 70-30 कहां पे यूज होगा, आइए समझते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है पीएम प्रणाम, ये है कि हमारी केंद्र सरकार का जो सब्सिडी का बर्डन है वो कम हो। सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दी जाती है ना। इस बार के बजट में कितना पैसा सब्सिडी के लिए रखा है सरकार ने? देखिए, एक साल में सिर्फ, ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक साल में सरकार कितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी देगी? 1,75,099 करोड़। ये इस बार का जो बजट आया 2023-24 का लेटेस्ट बजट, उसमें ये टारगेट सरकार ने रखा है। ये इतना पैसा 1,75,099 करोड़, अगर ये पैसा बच जाए तो इसका इस्तेमाल हमारी आर्मी पे हो सकता है, हथियार खरीदने के लिए हो सकता है। इसका इस्तेमाल जो है डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए हो सकता है। इसका इस्तेमाल जो है 1 रैंक 1 पेंशन पे हो सकता है। इसका इस्तेमाल एजुकेशन रिफॉर्म्स में हो सकता है, बेहतर स्कूल बनाने में हो सकता है। तो 1,75,099 करोड़ ये हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी का टारगेट है 2023-24 के बजट में। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। और पिछले साल कितना था हमारा टारगेट? रिवाइज एस्टिमेट जब आए थे तो उसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ था। तो इस बार फर्टिलाइजर सब्सिडी का टारगेट थोड़ा कम रखा है, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि पीएम प्रणाम योजना से थोड़ा फर्क तो आएगा। और पीएम प्रणाम को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए कुछ विशेष केंद्र खोले गए हैं। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। मान लो कोई हमारा किसान है, वो प्राकृतिक खेती करना चाहता है। प्राकृतिक खेती मतलब नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है तो जो भी उसे इनपुट चाहिए, यानी उसे खाद बीज चाहिए खास तरह के, उसे मैन्योर चाहिए यानी पशुओं से बनने वाली खाद, बायो फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए, तो वो सब कहाँ से लेगा? तो वो ये 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले गए हैं, वहाँ से ले सकता है। ठीक है, वो यहाँ से ले सकता है। तो इससे 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा होगा अगले 3 सालों में। तो 10,000 जो है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भारत में खोले जाएंगे, जिनका नाम होगा भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो पीएम प्रणाम योजना को कौन सा मंत्रालय चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें क्या होगा? इसमें हम हमारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को कह रहे हैं कि आप कुछ भी करके फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी बर्डन है वो कम करिए। जितनी भी सब्सिडी बचेगी हमारी, हम 50% आपको दे देंगे, हम आपको पास ऑन कर देंगे एज अ ग्रांट। अब ये जो 50% हमने आपको दे दी सब्सिडी सेविंग, इसका आप क्या करोगे? इसको 70-30 में डिवाइड करो। 70% आप किस में खर्च करोगे? तो 70% का जो ग्रांट अमाउंट है ये आप खर्च करोगे जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट लगाने में, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि फर्टिलाइजर के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फर्टिलाइजर का एक विकल्प होता है जिसे बोलते हैं गोबर। आप गोबर डाल सकते हो खेतों में, मैन्योर की तरह काम करता है। या बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो आप गोबर से, गोवर्धन योजना है जैसे, तो आप बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो, राइट। तो बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो आप, बायो फर्टिलाइजर बनाओ। यानी ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर के जो विकल्प हैं उनको बनाने की फैक्ट्री लगाओ छोटी छोटी, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस 70% पैसे से। और जो बचा हुआ 30% है उससे क्या करोगे आप? उससे आप फार्मर, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन, पंचायत किसान या जो स्वयं सहायता समूह हैं, आप उनमें खर्च करो 30%। यानी अवेयरनेस कैंप लगाओ, चाहे मतलब किसान स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बाकी 30% आप खर्च करो। आप किसी पंचायत को ये बोल सकते हो, भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये इनाम दूंगा अगर आप अपने एरिया में किसानों को जैविक खेती के लिए वो करते हो, तो मोटिवेट करते हो। तो इस तरह से आप 30% जो ग्रांट मिलेगा वो आप इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए आप खर्च कर सकते हो। और 70% आप ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ, ऐसे प्रोडक्शन यूनिट लगाओ जो फर्टिलाइजर का विकल्प दें हमें, तो आप ये पैसा ऐसे खर्च करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है पीएम प्रणाम योजना। और अभी सरकार और भी चीज़ें कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार नैनो यूरिया के जो प्लांट है वो लगाए। अब ये बॉटल में आती है नैनो यूरिया, ये इफ़को ने बनाई है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इस पे सरकार को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार यही कोशिश कर रही है फर्टिलाइजर सब्सिडी कम की जाए। तो नैनो यूरिया जब आप लगाएंगे, नैनो यूरिया का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो नॉर्मल यूरिया है, जो आप एक बोरी खरीदते हैं यूरिया की, उसके मुकाबले इसकी खपत कम लगेगी, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करी जाएगी, इसको कम यूज़ करना पड़ेगा, सस्ती भी पड़ेगी आपको ये। तो इसका पहला प्लांट लगा था भारत में, कलोल गुजरात में। नैनो यूरिया बनाने का पहला प्लांट इफ़को ने लगाया था कलोल गुजरात में।
और अब तो बहुत सारे प्लांट लग चुके हैं। अब नैनो यूरिया जब सफल हो गई भारत में, विदेशों से ऑर्डर मिल रहे हैं नैनो यूरिया के, आसियान कंट्री से मिल रहे हैं, बांग्लादेश से मिल रहे हैं, सार्क कंट्री से मिल रहे हैं। अब नैनो डीएपी भी आ गया, यूरिया के बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसका भी नैनो डीएपी आ गया, ये भी अब केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दी। तो किसान पहले डीएपी का बैग खरीदते थे जिस पे सब्सिडी देनी पड़ती थी, अब नैनो डीएपी खरीदेंगे तो उसमें भी सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें सरकार कर रही है। तो ये था हमारा वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आरबीआई ग्रेड बी के लिए और नाबार्ड के लिए। और जैसा मैंने बताया, हमारा जो पेड कोर्स है उसमें आपको सारी जो भी रेलेवेंट स्कीम्स हैं एग्जाम के लिए वो सारी डिटेल में मिलेंगी। अभी रिसेंटली भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च हुई हैं, जैसे पृथ्वी विज्ञान, जैसे जो पीएलआई स्कीम है उसको भी एक्सटेंड किया गया है कई सेक्टर में। तो हर स्कीम हम डिटेल में कवर करेंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स के लिए मैं आपको याद दिला दूं, आपको कोड यूज़ करना है GGCA अगर आप 3,000 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं। और बैच हमारा 17 जनवरी को स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं फिर पेड बैच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।